हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप पीएम यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप क्लास 9th में हो या क्लास 11th में हो, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा बेहतर काम कर रहा है। आपको बता दें कि हमारा पीएम यशस्वी बैच चल रहा है, जिसके माध्यम से आपको एकदम फ्री में पूरे विषय को एकदम तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें कि जो भी मेरे भाई पीएम यशस्वी योजना फॉर्म नहीं भरे होंगे या नहीं जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकदम मैं बताया हूँ स्टेप बाय जिसे कैसे भरते हैं, भर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम तहे दिल से। मेरे 2K सब्सक्राइबर आज आप लोग की वजह से पूरा हो चुके हैं। तो यकीन मानिए, जिस प्रकार से आपने मुझ पर भरोसा और विश्वास किया है, तो मैं उसको कभी नहीं तोड़ूंगा और आपको एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। तो यकीन मानिए, इसी की खुशी में बहुत सारे प्रश्नों को मैं आज लेकर आया हूं, जिससे कि आपको एकदम अच्छी तैयारी का एक रास्ता मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको लगेगा कि वीडियो के लिए मेहनत किया गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखे होंगे आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक में पूरे प्लेलिस्ट कर दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी करवा दूँ। चलिए, यूरिया खाद में से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? जो हम लोग खेत में अपने यूरिया छींटते हैं, तो पौधों को कौन सा तत्व मिलता है मेरे भाई? नाइट्रोजन। कौन सा मिलता है? नाइट्रोजन। आगे देखते हैं, हृदय और फेफड़ा की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार वुखार में, तो जो गले में लिए रहते हैं सब, उसका क्या नाम होता है? स्टेथोस्कोप। क्या नाम होता है? स्टेथोस्कोप। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, प्रश्न संख्या तीसरा है मेरे भाई कि इसमें शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम, मतलब जब शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, आगे देखते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है उसे हम बायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा है कि बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है? तो बीसीजी के रोग का टीका क्षय रोग के लिए बचाव के लिए होता है। आगे देखते हैं, अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो अशुद्ध रक्त शरीर में बहता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वह शरीर के सीरा में बहता है। जो हमारे ऊपर हरी हरी नसें दिखाई देती हैं ना, उसी में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन जब शुद्ध रक्त की बात करेगा मेरे भाई, तो शुद्ध रक्त ना सीरा में नहीं, धमनी में बहता है। किसमें? धमनी में बहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तब मनुष्य की सबसे शरीर में बड़ी ग्रंथि ना मेरे भाई यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है। चलिए आगे देखते हैं, त्वचा के अनेक कार्यों में से एक कार्य क्या है? तो त्वचा जो होता है उसका कार्य कोई बता सकता है? तो बताएं हम कि जो त्वचा होता है ना, उस शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। क्या रखता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ होता है? पादप की कोशिका में। कहाँ पे? पादप पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे, सूर्य में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो पौधों में आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। आगे, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि शरीर में लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपके शरीर में लौह तत्वों की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। ठीक है, चलिए, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है कि गलागंड होता है। क्या होता है? गलागंड। आगे देखते हैं कि एंजाइम एक उत्प्रेरक है, यह किसका बना होता है? तो एंजाइम ना प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का। आगे देखते हैं कि पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर के किस क्रिया में सहायक होता है? मतलब जो एंजाइम का नाम है एक पेप्सिन, यह क्या काम करता है?
तो यह ना शरीर में ना पाचन का काम करता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो मानव शरीर का जो रक्त शुद्धिकरण का उत्तरदायी है वृक्क है। क्या है? वृक्क है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर के अंगों में हृदय तथा अशुद्ध रक्त में बहने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? पता है सबको, क्या? शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिरा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, माने बीपी कितना होता है बताइए। तो 80 से 120 mm/Hg तक होता है। 80 से 120 mm। मानव कंकाल की अस्थियों की कुल संख्या कितना होती है? सबको पता है 206 होता है। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है मेरे भाई, जो जांग में पाई जाती है। कहाँ पे? जांग में। आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप नया सीख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं प्लेलिस्ट भी दे दूँगा। और हाल ही में कुछ समय में पूरे लाइव आके आपके पूरे डाउट को सॉल्व करने वाला हूँ। कुछ दिनों बाद हम लोग थोड़ा सेटअप हो रहा है, हो जाने के बाद आपको लाइव क्लासेस भी मिलने लगेंगी। यदि ऐसे ही आप लोग सपोर्ट दिखाते रहें तो आपके फेवर में बहुत सारी हमने काम करने के लिए सोचा है। चलिए अभी हम इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए। आगे, संतुलित आहार किसे कहते हैं बताइए। आपको विकल्प दे देगा तो उसमें सही आंसर क्या होगा? वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व तो सही अनुपात में मिले होते हैं वो क्या होते हैं? संतुलित आहार कहलाते हैं। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर तक उसके शरीर के अंदर खून होता है। आगे, मक्खन, पनीर एवं दूध कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये वसा से मिलता है। कहाँ से मिलता है मेरे भाई? वसा से मिलता है। चलिए अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। दिया गया है कि हमारे शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। लाल रुधिर कोशिकाएं हमारे शरीर में, मतलब आरबीसी जो होता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है कि कुनैन किस रोग के काम आती है? एकदम सबसे अच्छा प्रश्न, एकदम आया हुआ प्रश्न है। मलेरिया के रोग में। किसमें? मलेरिया होता है ना, तो कुनैन दवा जो होती है इसका सेवन किया जाता है। आगे, कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो चूहा होता है ना, इससे पहले प्लेग रोग फैलता है। आगे प्रश्न देखते हैं। कौन सा तत्व प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा पैदा करता है? तो वसा। आगे देखते हैं। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? तो प्लाज्मा का अधिकांश भाग जल होता है। क्या होता है? अधिकांश भाग जल होता है। मनुष्य के सारे ऊतक में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? तो रक्त के माध्यम से। यहाँ से रक्त के माध्यम से, क्योंकि जो रक्त होता है ना मेरे भाई वो शरीर के हर हिस्से तक चला जाता है। ठीक है। तो इसी अपने रक्त जो होता है उसी में ऑक्सीजन लिया होता है, तो उसी रक्त को ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, तो ऑक्सीजन लेके सभी शरीर के प्रत्येक जगह जाके प्रत्येक कोशिकाओं को ये देता है। हमारी त्वचा कौन सी विटामिन पैदा करती है? तो बताइए। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, मतलब सूखा वाला। सबसे अच्छा इसका स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी है, जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, उसमें हमने पूरे आपको विटामिन की रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूरा हमने समझाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कितना है? 32। इससे पहले हमने 31 प्रश्नों को देख चुका है। तो चलिए अब हम अपना 32 नंबर का प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि किस ग्रंथि का संबंध शरीर में वृद्धि से है? तो शरीर में वृद्धि से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पित्त का स्राव यकृत से होता है। किससे? यकृत से होता है। आगे देखते हैं। कौन सा अंग केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं?
तो पादप में नहीं, माने पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु की कोशिका में पाया जाता है, तो उसका नाम है कोशिका झिल्ली। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अंग केवल पादप में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति। केवल जो केवल जंतुओं में पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है, तो उसका नाम है कोशिका झिल्ली। खाली पेड़ पौधों में पाया जाता है तो उसका नाम है पादप, सॉरी कोशिका भित्ति नाम है। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का प्रमुख पदार्थ क्या पाया जाता है बताइए? कोशिका भित्ति में प्रमुख पदार्थ क्या होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का होता है। कोशिका की रचना का प्रमुख आधार क्या है? तो कोशिका की रचना का प्रमुख आधार क्या है? जीव द्रव्य। मतलब जो कोशिका की रचना होती है ना, वो जीव द्रव्य से ही बन के होती है। आगे देखते हैं। प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख पदार्थ क्या हैं? तो प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख पदार्थ प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान। क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। तो आगे देखते हैं कि जीवों के अंडे से परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान। मतलब जीव रहेगा और अंडा के जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है तो उसके बारे में यदि पढ़ा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? भ्रूण विज्ञान। क्या कहेंगे? भ्रूण विज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कोशिका की बात कर रहे हैं। तो कोशिका कौन सी सबसे लंबी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसको प्रश्न जरूर दीजिएगा, इसका उत्तर। आगे देखते हैं कि राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है ना, प्रोटीन का संश्लेषण बहुत अधिक मात्रा में करता है। आगे देखते हैं कि आलू पौधे के किस भाग के रूप में खाया जाता है? आलू पौधे के किस भाग के रूप में? तो आलू का जो पौधा होता है वो तने के रूप में खाया जाता है। किसके? तने के रूप में। चलिए अब आगे प्रश्नों को देखते हैं कि पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल में जो जल छोड़ते हैं ना, तो उस जो क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर हमारा अगला है और इसको हम देखते हैं कि पौधों के द्वारा वायुमंडल से दिन के समय भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा हार्मोन मधुमेह रोग से बचाता है? मतलब मधुमेह रोग जो होता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो इंसुलिन होता है। कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि वसा शरीर को क्या प्रदान करती है? तो वसा से ना हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। यकीन मानिए मेरे भाई, यदि आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रह गए हैं तो आप इसमें से पक्का अपने को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का फंसेगा। ऐसे मैं आपको पढ़ाता भी हूँ और एक से एक करके प्रश्न आपको खोज के आपके सामने ला भी रहा हूँ, जिससे कि यदि आप हमारे ऊपर पूरे विश्वास रखे हैं, भरोसा किए हैं, तो मैं भी पूरा उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा बहुत ही अच्छा और एकदम आपको किफ़ायती मिलेगा, बढ़िया। चलिए अब देखते हैं अपनों प्रश्नों को। प्रश्न है कि कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किन अंगों के लिए लाभकारी होता है? माने कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में हड्डी के लिए, किसके लिए? हड्डियों के लिए लाभकारी होता है। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? बताइए। तो सर जी हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि ना गले के निचले भाग, गर्दन जो होता है उसके थोड़ा सा निचले भाग में होती है। आगे देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में वसा मुख्यतः कहाँ जमता है? तो वसा माने चर्बी हो, कहाँ जमता है बताएंगे? तो पता होगा कि त्वचा के नीचे जमता है। कहाँ पे जमता है? त्वचा के नीचे जमता है। आइए आगे देखते हैं। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रश्नों की संख्या बहुत अत्यधिक मात्रा में है,
केवल आप धैर्य बना के इसको देखिए और एक बार नहीं समझे तो 2 बार देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको एकदम मुँह ज़बानी जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको एकदम बिना देखे हुए आपको याद हो जाए। चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई दे सकता हूँ। चलिए, पौधे में हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, पता ही है। आगे देखते हैं, जल को कीटाणु मुक्त करने में हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? यदि कोई जल रखा है तो सोचे कि कीटाणु मुक्त करें, एकदम शुद्ध रहे, तो क्या मिलाएंगे? क्लोरीन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? क्लोरीन मिलाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता है कि पौधे हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं? बताइए। पौधे जो होते हैं वो हरे रंग के क्यों दिखाई देंगे, आप बताएंगे? तो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो पौधे होते हैं ना उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, इसके कारण वो क्या दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं। आगे है कि जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं। कैल्शियम शरीर के किस अंगों के लिए उपयोग होता है? तो कैल्शियम शरीर के हड्डी के लिए प्लस दांतों के लिए उपयोग होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से। कौन सा? विटामिन डी की कमी से। चलिए आइए अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं कि आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है? तो आयोडीन उपयुक्त नमक जरूरी है क्योंकि यह जो होता है थायराइड ग्लैंड को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? थायराइड जो ग्लैंड होती है, मतलब गर्दन के नीचे और थोड़ा सा बताए हैं, वो क्या करती है? उसको नियंत्रित रखता है आयोडीन। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन बड़ी आंत में होता है। आगे, हृदय के किस आलिंद में शुद्ध रक्त बहता है? तो हृदय के बाएं आलिंद में। कौन सा? बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त बहता है। अमीबा किस किस्म का जीव है? तो यह एक कोशिकी वाला जीव है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त की लाल कोशिकाओं का निर्माण किस तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। आगे, रक्त की लाल कोशिकाओं में विद्यमान लाल रंग के द्रव को क्या कहते हैं? तो जो हमारे ब्लड में लाल रंग उपस्थित होता है ना, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो हमारा ब्लड, शरीर पहुंचाता है। पौधों का जनन भाग को क्या कहते हैं? तो पौधों का जो जनन भाग होता है उसे पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। प्रश्न है कि रात में के समय पेड़ के नीचे सोना मना क्यों किया जाता है? क्योंकि रात के समय जो पेड़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो हमारे श्वास के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए है वो ए से भी लेगा, प्लस आप सबको पता है कि जो सर्वदाता होता है कौन है? ओ से भी लेगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 65 नंबर का है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्तदान दे सकता है? माने वो कौन सा आदमी जो रक्त समूह वाला है सबको ब्लड देगा? तो ओ होता है। क्या होता है? ओ। वह कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति जो सबसे रक्त ले सकता है? तो ए बी वाला। कौन सा वाला? ए बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति सबसे ले सकता है, और ओ वाला सबको दे सकता है। आगे, किसमें लाल रक्त कोशिका की उत्पत्ति होती है? तो लाल रक्त की कोशिका अस्थि मज्जा में बनता है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो अम्ल से बना होता है। किससे? एमिनो अम्ल से। आगे, पशुओं की हड्डी का पाउडर उर्वरक के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण काम में लिया जाता है? तो फास्फोरस की उपस्थिति के कारण। फल और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैटरेक्ट जो होता है किस अंग का रोग है? कैटरैक्ट तो ये आँख में होता है। कैटरैक्ट कहाँ होता है? आँख में होता है। ये आँख का रोग है। चलिए आगे देखते हैं।
सभी जीवों की मूलभूत तथा रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कोशिका कहते हैं। आगे देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो प्रश्न हम अपना देखते हैं कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में। किसमें? अगर आपको हीमोफीलिया हो गया है ना तो रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका से। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका का शक्ति गृह माने पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकांड्रिया को कहते हैं। किसको? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। आगे, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है। तो मेंडल ने किस पौधे पर काम किया था? तो मेंडल ने मटर पे काम किया था। किस पे? मटर के पौधों पे ही काम किया था। आगे देखते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मेरे भाई मनुष्यों के गुणसूत्र 46 होते हैं। नर पुरुष के लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? मतलब नर जो होगा माने मनुष्य आदमी जैसे नर जो होता है उसके लिए गुणसूत्र क्या होना चाहिए? XY। आगे, सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के। किसके? पिता के गुणसूत्र से। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अब हो जाएगा 80। प्रश्न हमारा है कि मानव कंकाल का मुख्य घटक क्या है? तो मानव कंकाल का मुख्य घटक न कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। आगे प्रश्न देखते हैं कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जांघ है। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे शरीर में भोजन को पाचन व अवशोषित करने के लिए कौन सा अंग है? छोटी आंत। भोजन को पाचन कौन सा अंग करता है? तो छोटी आंत करता है। अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं कि जो युवा मनुष्य में क्या है, जो हृदय होता है 1 मिनट में न 72 बार यानी 72 बार धड़कता है। चलिए आगे देखते हैं कि शरीर में श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो शरीर होता है उसमें श्वेत रक्त का कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाना। आगे प्रश्न को देखते हैं 88 नंबर के कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है? मादा एनीफ्लुएंजा के काटने से मलेरिया बुखार होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। जीवित कोशिका में रहकर किसकी संख्या बढ़ती है? तो जीवित कोशिका में रहकर जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। आपसे एक प्रश्न है कि बताइए विषाणुओं की संख्या बढ़ती है। आपसे एक प्रश्न है कि विषाणु का खोज किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट कीजिएगा। हम देखते हैं कमेंट की, देखिए किसका कमेंट पहले आता है। चलिए, बीज के अंकुरण के लिए क्या हो सकता है? तो बीज के अंकुरण के लिए नमी चाहिए प्लस जल चाहिए। नमी चाहिए प्लस ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का प्रथम प्राप्तकर्ता हरे भरे पौधे होते हैं। स्कर्वी रोग होने का कारण क्या है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। कौन से? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। हड्डियां परस्पर किससे जुड़ी होती हैं? तो पेशियां से। किससे? पेशियों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त समूह कौन से हैं? तो सर्वदाता O है और सर्वग्राही AB है। सर्वदाता माने सबको देगा O और सबसे लेगा AB। चलिए अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है ना, मतलब कि 95 है कि रक्त को सामान्यतः कितने समूहों में बांटा गया है? तो रक्त को सामान्यतः 4 समूह में बांटा गया है। कितना में? 4 समूह में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी के जीवित जीवों को क्या कहते हैं? जैवमंडल। सिनकोना नामक पौधा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कुनैन से। और कुनैन का उपयोग होता कहाँ है? मलेरिया में।
घोंघा किस जाति के जीव हैं? तो घोंघा मोलस्का जाति के जीव हैं। किसके? मोलस्का। आपसे एक प्रश्न फिर पूछ रहे हैं कि बताइए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आप इसका आंसर कमेंट में पक्का दीजिएगा। आगे देखते हैं कि रेंग कर चलने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जो जो रेंग कर चलते हैं सरीसृप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरीसृप कहलाते हैं। केचुआ और जोंक किस संघ के जीव हैं? तो केचुआ और जोंक एनेलिडा संघ के जीव हैं। किसके? एनेलिडा संघ के जीव हैं।